आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर फूड पॉइजनिंग क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा फूड होता है, खाना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो स्पॉइल्ड कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, जिसको अगर हम कंज्यूम करें, खाएं तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग की क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हमें हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस में। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, पॉइजनस यानी जहरीला हो जाता है, जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, सीरियस इलनेस या इवन डेथ जैसी प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि फूड पॉइजनिंग से बचा कैसे जाए। तो इसका आंसर है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को प्रिजर्व करके बचा करके हम रखें तो हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो कुछ कॉमन मेथड होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो पहला है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के जरिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है सोल्ट और एडिबल ऑयल्स। सोल्ट और एडिबल्स ऑयल क्या होता है, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा होगा, मम्मी अचार वगैरह बनाती है घर पे, तो उसके अंदर काफी तेल भर देती हैं, तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर नहीं लग सकते। इससे क्या होता है, जो हमारा अचार होता है वो काफी लंबे समय तक क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो सॉल्ट और एडिबल्स ऑयल जो होते हैं कॉमन केमिकल्स होते हैं, जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। और कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, कुछ ऐसे कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिनका यूज होता है अलग अलग फूड आइटम्स में उनको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि जैम इसका एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ मेथड को समझते हैं। तो अब बात आती है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नमक के जरिए हम कैसे फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। बात की जाए अगर मीट की और फिश की, तो ये दोनों जो आइटम है वो सोल्ट के जरिए प्रिजर्व किए जाते हैं। काफी सालों से इनके ऊपर क्या किया जाता है, ड्राई सोल्ट को कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये काफी लंबे समय तक क्या कहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, बचे रहते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नहीं रह पाते। और कुछ एग्जांपल इसके हैं, आंवला, रो, मैंगो, टर्मरिक एटसेट्रा में भी कॉमन सोल्ट का यूज होता है, जिसके जरिए क्या होते हैं, काफी समय तक प्रिजर्व रहते हैं। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो शुगर के जरिए हम कैसे अपने फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड, यानी कि जो बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल कर देते हैं, फूड को खराब कर देते हैं, तो उसके अंदर अगर हम शुगर ऐड कर दें तो उससे क्या आएगा, जो मॉइस्चर यानी नमी है उसकी कमी हो जाएगी। तो जिसके अंदर क्या आएगा, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उसके अंदर नहीं रह पाएंगे। इसलिए शुगर का प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज किया जाता है। तो शुगर का कुछ जगह यूज होता है, जैसे एग्जांपल है जेली के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर और जैम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए और भी कुछ मेथड को समझते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी ऑयल के जरिए और विनेगर के जरिए, विनेगर मतलब सिरका, तो इन दोनों के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो ये सारे जो फूड आइटम है वो ऑयल और विनेगर के जरिए अक्सर क्या किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो अचार है उसके अंदर हम काफी तेल डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वो काफी लंबे समय तक क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहता है, यानी वो प्रिजर्व रहता है। तो दूसरा मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जो मिल्क होता है उसको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। अब बॉईल करने से होता क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हीट करना यानी बॉइलिंग करना भी क्या है, एक अच्छा मेथड है। वहीं दूसरी ओर हम क्या करते हैं, अपने फूड आइटम को कोल्ड ट्रीटमेंट दे करके भी क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। तो अपने फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में डालना भी क्या है, एक अच्छा आइडिया है। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है कि बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉइलिंग करने से कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खत्म हो जाते हैं, और रेफ्रिजरेटर यानी कोल्ड ट्रीटमेंट दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि पेस्चुराइजेशन का कंसेप्ट क्या है। तो जो मार्केट में मिल्क अवेलेबल होता है तो उसको हम बिना बॉईल करके ड्रिंक कर सकते हैं। तो हमारे मन में सवाल उठता होगा, क्या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, उसको बॉईल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। तो यहाँ पे लिखा है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड
एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। यानी कि जो मार्केट में मिल्क होता है उसको पेस्टुराइज किया जाता है। पेस्टुराइजेशन से मतलब है उस मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, देन सडनली उसको क्या कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बिना बॉईल करके ड्रिंक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्टुराइजेशन। अब हम बढ़ते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग से क्या मतलब है। These days, dry fruits and even vegetables are sold in a sealed airtight packet to prevent the attack of microbes। आजकल हमने देखा होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल भी हैं, वो सील्ड एयरटाइट पैकेजिंग में आता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स एंटर करने का जो खतरा होता है माइक्रोब्स का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स है वो स्टोरेज और पैकेजिंग के जरिए प्रिवेंट रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। अब हमने देखा होगा जैसे हम चिप्स का पैकेट खाते हैं, उसके अंदर कोई गैस फिल रहती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसके अंदर जो भी फूड कंटेंट है उसको क्या करती है, फ्रेश रखती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व रखने का काम करती है। आइए वही समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब है, हालांकि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है, जैसे लेगमिनियस प्लांट। लेगमिनियस प्लांट के अंदर आ जाए जैसे पल्सिस, पीज और बीन्स, इन सब जैसे प्लांटों को हम लेगमिनियस प्लांट कहते हैं। अभी क्या होता है, इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि ये अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके, पर ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को इनटेक नहीं कर सकते। इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ऐसे सुटेबल फॉर्म में बनाते हैं ताकि ये प्लांट जो है उनको इजीली इनटेक कर सके और अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके। अब राइजोबियम बैक्टीरिया लेगमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने क्लास 7 में पढ़ा है। अब जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होती है और बाकी सारी अदर गैसेस होती हैं। और नाइट्रोजन गैस है वो कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट इनटेक करते हैं अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए, क्लोरोफिल की प्रोसेस करवाने के लिए, एसिड, विटामिन और न्यूक्लाइड जैसी चीजों को करने के लिए। अब ये जो है नाइट्रोजन गैस को इनटेक करते हैं, पर फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो बनी रहती है, यानी 78% हमेशा ही रहती है। ऐसा क्यों होता है, जब एनिमल नाइट्रोजन गैस को इनटेक कर लेते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस की मात्रा कम हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो एक बार नाइट्रोजन साइकिल के जरिए इसको समझते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, अब इसको फिक्स करने का काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहते हैं, इसको फिक्स करते हैं। कई बार ये लाइटनिंग के जरिए भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसके बाद ये नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो ये सोइल में मिल जाता है। अब ये लाइटनिंग के जरिए भी डायरेक्टली सोइल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड जो है मिल जाएगा। अब अगर ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो सोइल में मिल गया वो प्लांट द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इनटेक कर लिया जाएगा। और प्लांट को कई प्रकार के एनिमल जो है ईट करते हैं, खाते हैं। जो एनिमल वेस्ट होगा वो भी एक प्रकार का क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, तो वो भी फिर वापस कहाँ पे जाके मिल जाएगा, हमारे सोइल में जाके मिल जाएगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब एक बार हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा बनी रहती है, जो कि क्या है 78%। तो ये हमारा था नाइट्रोजन साइकिल। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड